सवाल में 2024 का सवाल है कि आखिर 2024 में जीत की गारंटी कैसे मिलेगी। इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश आज हमारी तरफ से रहेगी। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा देते हैं। डॉक्टर आशीष आंडा नेता बीजेपी से, प्रियंका पासवान हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ी हुई हैं, राघवेंद्र द्विवेदी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत आशीष आंडा जी आपसे करूंगी। ये सर्वे कहता है कि मोदी की गारंटी काम कर गई, लेकिन बीजेपी के लिए बड़े चिंता का विषय है कि मोदी मैजिक के अलावा आपके पास है क्या? पलक जी, आपको, मेरे सभी को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। पलक जी, मोदी मैजिक तो काम कर रहा है, ये जग जाहिर है। बिकॉज मोदी की गारंटी तो अब सिर्फ नेशनल गारंटी नहीं, इंटरनेशनल गारंटी हो चुकी है, जो कि पुतिन जी के वक्तव्य से आप और मैं हम सब समझ चुके हैं। और भारत की जनता ने भी मोदी गारंटी पे अपना विश्वास दिखाया है, क्योंकि मोदी की गारंटी बोले तो गारंटी की भी गारंटी। बिकॉज हमारी जो यहाँ पे नीति है ना, वो हमारी नीति सिर्फ वादे करना नहीं है। भाजपा की नीति दावे करना है। हमने कर दिखाया है, हमने जो जो कहा हमने वो करके दिखाया, क्योंकि हमारी ऑपोजिशन की तरह हमारा वो हाल नहीं है। उनके पास ना नीति है, ना नीयत है, ना निर्णय शक्ति है और ना ही नेतृत्व है। हमारे यहाँ पे ये सब चीजें हैं और हम जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। क्योंकि विकास पुरुष योग मोदी जी ने जब कार्यभार संभाला था तो ये सब लोग मजाक उड़ाते थे, विकास कहां है, विकास कहां है। और आज इन सब लोगों को समझ में आ गया कि भारत की जनता विकास के नाम पे ही वोट देती है। इनके पास अपना कोई एजेंडा ही नहीं है। इंडिया अलायंस के पास भी एक ही एजेंडा है, मोदी हटाओ देश बचाओ। इसके अलावा ये क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहते हैं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं। जबकि मोदी सरकार जानती है कि उसे क्या करना है और भारत को उन्नति के प्रियंका पासवान जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। बीजेपी के पास इस वक्त मोदी मैजिक है, लेकिन जब मैं कांग्रेस की बात करती हूं तो कांग्रेस के पास इस वक्त चेहरा भी नहीं है। आप क्या पेश करेंगे? क्योंकि मोदी मैजिक तो कारगर है, ये 3 राज्यों के अंदर प्रमाण जो है वो पेश हो गया, लेकिन कांग्रेस के पास तो 24 के लिए चेहरा तक नहीं है। होगा तो इसमें भी बीजेपी की तरफ से जो 5 राज्यों के मुख्यमंत्री थे उनका कोई चेहरा नहीं उतारा गया था। तो क्या सिर्फ बीजेपी ऐसा कर सकती है, तो इंडिया गठबंधन भी ऐसा कर सकती है। अब जो हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी और अच्छा है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जो जीत हासिल हुई हमें इन 5 राज्यों में, तेलंगाना को तो कांग्रेस मिली, कांग्रेस के ही पक्ष में, जो बाकी 4 राज्यों की जो बात हम करते हैं, तो इन राज्यों में जो था कि इसमें स्कीम प्लस की जो आपने बात की, डेफिनेटली अभी जो महिलाओं के मुद्दों को जो साध लेगा, क्योंकि महिलाओं के और बहुत बड़ी जनता को मुझे ऐसा लगता है कि उनको बहुत बड़ी चीजें नहीं चाहिए। उनको अपनी बेटी का विवाह करना, अपने बच्चे की फीस भरनी है, ये और जैसे अगर दिल्ली में देख ले तो हाँ ठीक है, बसों में उनको फ्री चाहिए, बसों में वो घूम सके। तो महिलाओं को जो साध ले तो मुझे लगता है कि उनके पक्ष में महिलाओं ने, जैसा आपके ही उस पे देखा मैंने कि महिलाएं बढ़ चढ़ के उन्होंने बहुत हिस्सा लिया। लेकिन महिलाओं ने स्पष्ट तौर पर कांग्रेस को चुना नहीं मैडम। 3 राज्यों के अंदर बीजेपी को ज्यादा वोट जो दिया गया है महिलाओं द्वारा वो बीजेपी को दिया गया है। तो शायद आप आधी आबादी को साधने में सफल नहीं हुए। नहीं, यही तो बोल रही हूँ कि अगर महिलाओं को मान लीजिए, देखिए अगर हम लोगों ने कहीं पे भी वोट परसेंटेज हमारा कम नहीं हुआ, हाँ, लेकिन जो बीजेपी ने किया है उन्होंने प्लस किया है। उन्होंने क्षेत्रीय दलों को, निर्दलीय जो थे उनके वोट बैंक पे उन्होंने सेंध लगाई है। सेंध क्या लगाई है? ठीक है, अपना वोट परसेंटेज बढ़ाया है, ठीक है, कोई भी पार्टी ये कर सकती है। तो ये चीजें बीजेपी ने इस तरह अपना हासिल किया है, जो भी मकाम उन्होंने हासिल किया है, जो भी जीत उन्होंने हासिल किया है, प्लस महिलाओं को, तो हमारा वोट परसेंटेज तो कहीं कम नहीं हुआ है। तो इसमें हमें आगे राघवेंद्र जी क्या लगता है 24 की रेस की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सेमीफाइनल के रिजल्ट अब आ चुके हैं, आगे कौन चल रहा है 24 की रेस में? देखिए पलक की 24 में कोई लड़ाई नहीं है। ये जो
5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, उन 5 राज्यों के नतीजे ये स्पष्ट कर दिए हैं कि मोदी की गारंटी 2024 में चलेगी। और मोदी की गारंटी जो नहीं मानेगा, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सपने में है और सपने से बाहर आना चाहिए। जिस दिन गणना हो रहा था उस दिन भी आप मेरे साथ थी इसी चैनल पे, मैंने कहा कि 12 बजने का इंतजार करिए। और जब 12 बजने का जो समय होता है वो खतरनाक होता है। इतने उत्सुकता से कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे थे उस दिन, मैंने उनको कहा कि धीरे धीरे आपको केवल एक ही राज्य में संतोष करना पड़ेगा। ऐसा ही हुआ और 2024 की स्थिति बहुत स्पष्ट हो गई है। जनता जान चुकी है कि आप देश में केवल एक गारंटी चलेगी, मोदी की गारंटी। आप देखिए, एक सांसद जो कांग्रेस के हैं, इंडिया गठबंधन दल के जो राज्यसभा सांसद है, 2 सांसद ही लोकसभा के हार चुके हैं, उनके घर इतना नोट निकला कि मशीन गर्म हो गई, मशीन धुआं फेंकने लगी। तो अगर इस प्रकार के सांसद, इस प्रकार के विधायक और इस प्रकार के जो राज्य में इनके सरकार है, अगर सारे विधायकों, मंत्रियों और सांसदों के यहाँ से इस तरह का रुपया निकलने लगे, तो मुझे लगता है कि मोदी जी की जो गारंटी थी कि 15 लाख हर खाते में दिए जा सकते हैं, शायद मुझे लगता है कि 50-50 लाख रुपए हर खाते में दे दिए जाएंगे अगर इस तरह का रुपया पकड़ा है तो। और जनता जान चुकी है। अभी अगले महीने में राम मंदिर का जो कार्यक्रम है, तो राम मंदिर देखिए, हार जीत की जो बात आप बोल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में भी देखें तो हमारा वोट परसेंटेज 4% कम हुआ है। प्रियंका पासवान की चर्चा इस तो पर रही 8% है। थी, लेकिन और भ्रष्टाचार अगर को लेकर जो आरोप तो बीजेपी आप पर 2% अक्सर लगाते हुए नजर आई, उसका हाल फिलहाल में प्रमाण भी पेश हो गया। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि हर किसी के खाते में अगर हर एक विधायक और सांसद के घर छापा मार लिया जाए तो सबके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। इतना भ्रष्टाचार है कांग्रेस द्वारा। जी प्रियंका जी, अगर आप बीजेपी की सांसदों पे मारेंगे तो शायद 15 नहीं 30 लाख चले जाएं। मुझे तो ऐसा लगता है अगर उनके वहां भी तो छापे मैम आप मार मान दिए रहे जाए हैं कांग्रेस में भ्रष्टाचार है? कांग्रेस में तो है भ्रष्टाचार ना? भ्रष्टाचार। जी प्रियंका जी, एक सेकंड, क्या बात करते हैं पलक जी, इसमें मानने जैसा क्या है? ये तो जग जाहिर है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि उनका पक्ष लिया जा रहा है। जो गलत है उनको उस हिसाब से सजा मिलेगी, जो गलत है वो गलत है, उसको आप सच कह ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि कांग्रेस में ही अगर आप देखेंगे कोरोना पीरियड में देश इतना मुश्किल में था, वहां बड़े ऑफिसेस बन रहे थे, बीजेपी के कैसे बन रहे थे आप बताइए। और यहाँ पे मजदूरों को ले जाने के लिए नहीं था, लेकिन बिहार में एलईडी लगा के उन्होंने चुनाव प्रचार किया। तो हमारा सारा पैसा इटली नहीं भेजा जा रहा, हमारा सारा पैसा भारत का भ्रष्टाचार की बात समझ पा रही है कि पहले तो कांग्रेस और विपक्ष होने के नाते जब आपके राज्यसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर जो सांसद बैठे हैं, अगर इस तरह से उनके घर में इतने हम देखेंगे कि पैसे मिलेंगे कि गिनने के लिए इतनी मुश्किल हो जाएगी, तो कैसे चलेगा ये? तो फिर 2024 में और कम आपका हम देखेंगे कि वोट परसेंटेज जो सीटें हो रही हैं। देखिए, पलक जी, इसका मैं बताता हूँ, इनका समर्थन नहीं करते। अब चाहे वो हमारे ही क्यों ना हो, कांग्रेसी ही क्यों ना हो, कोई समर्थन नहीं है। उनके ऊपर जो कार्रवाई होगी वो होगी और होनी भी चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे इन 2014 के बाद में तो विपक्ष के ऊपर हमला ज्यादा बढ़ा है। और जो भी अगर नारायण राणे की बात बोल ले, हिमंत विश्व शर्मा की बात बोल ले, ये लोग वहां गए तो वो कहती है ना कि ना खाएंगे और ना खाने देंगे। अगर वो इस पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं तो फिर उजागर हो रहा है ना कांग्रेस का भ्रष्टाचार। इससे तो आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? ये तो जग जाहिर हो गया कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो भ्रष्टाचारी हैं। नहीं तो सिर्फ एक नेता को आप लेकर कैसे कह सकते कि सारे ही ऐसे हैं? कैसे आप कह सकते हैं कि क्या सारे कहना ही चाहेंगे ऐसे हैं? आशीष जी, क्योंकि प्रियंका जी का कहना है कि केवल और केवल एक नेता के घर पर अगर आप छापा मार देंगे, इससे ये नहीं कि पूरी कांग्रेस ही भ्रष्टाचारी। कांग्रेस इतना देश में तरक्की किया है, जो भी हाथ में हैंड ओवर किया है आने वाली पार्टियों को, वो कांग्रेस ने ही किया है। एक बार टीम से रिक्वेस्ट करूंगी, आशीष जी तक आवाज नहीं पहुंची, एक बार फिर कनेक्ट करने की कोशिश करिए। राघवेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? प्रियंका जी का स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि एक कांग्रेस नेता का भ्रष्टाचारी होना तात्पर्य ये नहीं है कि पूरी कांग्रेस ही भ्रष्टाचारी है। प्रियंका पासवान जी जल्दी ही अभी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। अरे जिस पार्टी का नींव ही घोटाला हो,
2G 3G जीजा जी, बहन जी, भैया जी, सब घोटाले का ही न्यू हो, वो कह रहा है केवल एक घोटाला आप लोग साबित नहीं कर पाए, वो प्रोपेगेंडा था, वो प्रोपेगेंडा का पीछे जाइए कांग्रेस और के देखिए खिलाफ। मनमोहन जी के जो 10 साल के कार्यकाल थे, प्रियंका 10 जी, साल के कार्यकालों मैडम आऊंगी, में जिस प्रकार का जो कैबिनेट का फैसला होता था, बोले राघवेंद्र, कैबिनेट का फैसला किस प्रकार इनके राहुल गांधी जी फाड़ देते थे, तो आप ये ना कहिए कि केवल एक पकड़ा, अरे पकड़ा तो गया, एक तो मार्केट में आया, जनता तो जाना कि हाँ भाई एक आपका सांसद एक ऐसा है, एक मोहब्बत की दुकान जो आप लोग खोले हुए हैं, उस मोहब्बत के एक दुकान में अगर इतना रुपया निकलता है, तो जिन राज्यों में आपकी सरकार है, जितने आपके विधायक हैं, जितने आपके राज्यसभा सांसद हैं और लोकसभा सांसद हैं, उनके यहाँ अगर इसी तरह का छापा पड़ा और इतना रुपया मिलेगा, तो मैं इस बात का गारंटी देता हूं कि जो मोदी जी और अमित शाह जी कहे थे कि हमारे हर देश के हर नागरिकों के खाते में इतने लाख भेज दिए जाएंगे, शायद वो सपना सच हो जाए। और इसके लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को मानना पड़ेगा कि उनकी पार्टी भ्रष्टाचार की है। भ्रष्टाचार का नतीजा है कि आप केंद्र से बाहर हैं पिछले 10 साल से, और फिर बीजेपी सरकार हैट्रिक मारने जा रही है। छत्तीसगढ़ में आप आश्वस्त थे कि हम दोबारा सरकार बनाएंगे, लेकिन भ्रष्टाचार का देन यह है कि आप वहां से बाहर हो गए। आपको विपक्ष में बैठना देखना चाह रही है जनता, तो आप हमेशा विपक्ष में रहिए और जनता की आवाज बनिए। सरकार का काम है घोटाले की जांच करना। मुझे लगता है कि जिन राज्यों में आपकी सरकार थी, वहां भी घोटाले की जल्दी जांच शुरू होगी, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान। आशीष आंडा जी क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी कहती है ना खाएंगे और ना खाने देंगे, लेकिन अपने नेताओं के ऊपर छापा तक नहीं मारती है। अच्छी बात है कि आपने लगातार विपक्षी पार्टियों का भ्रष्टाचार उजागर किया, लेकिन बीजेपी नेताओं के घर पे छापे क्यों नहीं मारे जाते? पलक जी, इसके ऊपर हम कई बार आपसे बात कर चुके हैं, जब हम आपको ये क्लियर बता चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, ईडी और सीबीआई अब पिंजरे में बंद मैना नहीं है जिसको कि केंद्र सरकार कंट्रोल कर रही है। वो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है, जिसको हम तो मानते हैं। आप और कांग्रेस माने ना माने आपकी मर्जी कि सुप्रीम कोर्ट की बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब मैं आपसे ये कहता हूं ना कि ये दुनिया और ये जनता और भारत की जनता खुद देख रही है कि विकास पुरुष मोदी ने विकास किया या नहीं किया, तो और कुछ प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत होती नहीं, क्योंकि हम वादे नहीं करते, हम दावे करते हैं। दावे इस बात के कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया गया, 3 करोड़ पक्के घर बने, 12 करोड़ टॉयलेट बने, 12 करोड़ नलों में जल आया, 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए, 27 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए। ये सब फिगर्स हैं, ऐसी हजारों फिगर्स मैं आपको दे सकता हूं, कई बार आपके चैनल पे दे चुका हूं। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी खेल में जीतने के लिए 2 बात जरूरी होती है। एक, आपका अच्छा खेलना, जो निसंदेह हमारी जैसी बैटिंग और हमारे जैसे ऑलराउंडर मोदी जी जैसी कोई करता नहीं। और दूसरा, विपक्ष की टीम का बुरा खेलना, जो कि ऑब्वियसली 54 साल का हमारा ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने अपना प्रमुख नेता बना रखा है, तो जब तक वो इनके साथ है हमें कौन हरा सकता है, क्योंकि हमारा ब्रांड एम्बेसडर तो इनका नेता है। और यही वजह है कि जब राजस्थान में भी आप समझिएगा कि इनकी अंदरूनी लड़ाई की वजह से क्या हुआ, लोगों ने गहलोत की बदजुबानी देखी, पायलट की मनमानी देखी, जनता से की गई इनकी बेईमानी देखी, तो ऑब्वियसली रिजल्ट तो हमारे पक्ष में आना तय ही था। मध्य प्रदेश का ले लीजिए, तो वहां पे शिवराज सरकार जी, आशीष जी द्वारा कि हमारी बैटिंग, हमारी बॉलिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन सामने वाली जो टीम खेल रही है वो इतना बुरा खेल रही है कि हमें इतनी जद्दोजहद करने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ रही है। आत्मचिंतन कब करेगी कांग्रेस? नहीं, अगर ये राजस्थान की बात करते हैं तो हमारा और इनका वोट परसेंटेज का डिफरेंस सिर्फ 2% है। 2% है, तो हमारा वोट परसेंटेज कभी भी इतना कम नहीं हुआ है। मैं फिर वही बोल रही हूँ। प्रियंका जी, आप एक बात मान रही हैं, हार हम स्वीकार करते हैं। प्रियंका जी, हार हम स्वीकार कर रही हैं, मैं इसकी बहुत सराहना करती हूँ, आपको पूरे कॉम्प्लीमेंट्स। लेकिन मैडम, बड़ा सवाल ये उठता है, आपने 2 राज्य ऐसे गवा दिए जहां पर आपकी मौजूदा सरकार थी और बीजेपी ने हारी भी बाजी जीती है। नहीं, देखिए, अगर आप राजस्थान की बात कर रही हैं तो वहां हर 5 साल में उन्होंने अपना ट्रेंड ही निभाया है। उन्होंने अपना ट्रेंड ही निभाया है, राजस्थान की जनता ने अपना ट्रेंड निभाया है कि वहां हर 5 साल में वहां पे चेंज होती है सरकार। और मध्य प्रदेश इनका था ही, तो उन्होंने वहां वो बचाया है।
छत्तीसगढ़ की अगर आप बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में भी हमारा वोट परसेंटेज कम नहीं है, लेकिन मैं बोल तो रही हूँ कि अगर बीजेपी ने ये किया है तो आशीष जी का कहना है तुम्हारा भी तुम्हारा और हमारा भी तुम्हारा। प्रियंका जी प्रतिक्रिया दीजिए। जी, आशीष जी का कहना है कि हमारा भी तुम्हारा कांग्रेस की सोच है। मैं बता, आप क्लियर कर दो इसको। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस की सोच है कि तुम्हारा, बीजेपी को कह रही है कांग्रेस, तुम्हारा तो है ही तुम्हारा, हमारा भी हुआ तुम्हारा। तो इसीलिए तो मोदी जी कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत। इतना ज्यादा हर्षोल्लास में आने की यहाँ पे कोई बात नहीं है। यहाँ जनता फैसला करती है और जब तीनों राज्य, जब यहाँ छत्तीसगढ़ और एमपी और राजस्थान में जब कांग्रेस के में थे, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ बीजेपी जब केंद्र में आई तो बीजेपी केंद्र में आई। तो इतना ज्यादा खुशी होने की बात नहीं है। और हम लोग जो कम परसेंटेज पे अगर हो गए हैं, अगर कम परसेंटेज पे हम लोग रह गए हैं तो कोई बात नहीं, उसमें हम लोग सुधार करेंगे। और दूसरी बात यह है कि मैं सिर्फ बोल रही हूँ बीजेपी ने, आशीष जी एक सवाल पूछ रहे हैं। जी आशीष जी, नहीं, बीजेपी ने जो क्षेत्रीय बीजेपी ने, देखिए बहुत, मैं बोल रही हूँ वहाँ पे जो क्षेत्रीय दल है वहाँ पे जो लगाई, अच्छी बात है, इसी तरह काम करते हैं। बिल्कुल, आशीष जी का सवाल है प्रियंका जी आपसे, बोलिए आशीष जी। प्रियंका जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि ट्रेडिशनली लोकसभा में कांग्रेस जो है 450 से 500 सीटों पे अवश्य अपने कैंडिडेट खड़े करती है, लेकिन अगर आप इंडी गठबंधन को अब मानेंगे, क्योंकि आप तो उसके प्रमुख, जिसको बोलते हैं नेतृत्व वाले लोग हैं, बराबर है ना, मेन ऑपोजिशन पार्टी है, तो अगर आप उसको मानेंगे तो आपको इस बार 200 से ऊपर जगह अपने कैंडिडेट खड़े करने की परमिशन ही नहीं मिलेगी। या तो इंडी गठबंधन टूट जाएगा और या आप 450 में से 200 जगह ही अपने कैंडिडेट खड़े कर पाएंगे। यानी बिग ब्रदर की भूमिका से आपको नीचे उतरना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में आपको जगह नहीं मिलेगी, वेस्ट बंगाल में आपको जगह नहीं मिलेगी, दिल्ली में आपको जगह नहीं मिलेगी। इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या आप तैयार हैं? धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपने सारा गणित बता दिया कि हमें क्या करना है। प्रियंका जी से इनके सारे जवाब, मैम आपसे सारे जवाब लेंगे इस सवालों के। आप हमारे साथ तीनों बने रहिए, क्योंकि दिलचस्प ये मुद्दा है कि 2024 के लिए आखिर गारंटी होगी क्या। लगातार इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के उस बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का GK 24/7 न्यूज में स्वागत है। लगातार चर्चा कर रहे हैं हम 2024 की रणनीति पर। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए, एक बार फिर परिचय आपको करा दे। डॉक्टर आशीष आंडा हमारे साथ, नेता है बीजेपी से। प्रियंका पासवान, नेता कांग्रेस से। राघवेंद्र द्विवेदी जी हमारे साथ, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। एक बार फिर से आप तीनों का बहुत स्वागत। प्रियंका पासवान जी क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि ममता बनर्जी का पहले दिन जब आपकी ये अलायंस बनी थी, उन्होंने कहा था कि 200 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी बात ना करे। तो अगर हम बात कर रहे हैं 200 सीटों की, तो दिल्ली, पश्चिम बंगाल और साथ ही ऐसा राज्य उत्तर प्रदेश 80 सीटें, वहां पर कांग्रेस को लड़ने नहीं देगी आपकी अलायंस पार्टी। तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस जो एक बिग ब्रदर के रोल पर निभा रही है अपना रोल, तो क्या वो हो पाएगा? देखिए, अगर 200 सीट, चलिए मैं आप लोग की भी बात मान लेती हूँ, हालांकि हम लोग की तरफ से अभी कोई आंकड़ा जारी नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है, जो बीजेपी नेता बोल रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, ठीक है, 200 भी अगर ये हमें सीट दे देते हैं तो बाकी की सीटों पे तो हमारी अलायंस लड़ेगी ना। और अगर ये अलायंस लड़ जाती है और ये जीत जाती है तो हमारा जो मुद्दा है, हम जो जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं वो चीज हम विन विन सिचुएशन में है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग बिग ब्रदर भी थे तो एक बड़े भाई को बड़ा दिल रखना चाहिए, तो हम लोग वो बड़ा दिल भी रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप लोग क्या प्रॉब्लम हो रही है? अपना विचार रख रही हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत सम्मान करती हूँ आपके इन विचारों का। राहुल गांधी विदेश यात्रा पर थे और उनसे ये सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था नहीं, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी। 350 सीटों से कम, 350 सीटों से कम हम नहीं लड़ेंगे। ये बात राहुल गांधी जी ने कही है, मैं नहीं कह रही। बोलिए प्रियंका जी। ये कब की बात है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये आफ्टर इलेक्शन तो नहीं हुआ होगा,
आफ्टर इलेक्शन ये बात नहीं रखी गई होगी। आफ्टर इलेक्शन सोच बदल गई ना मैडम, तो आफ्टर इलेक्शन भी नहीं रखी गई लो हो होगी। गया। और राघवेंद्र द्विवेदी जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस का एक तरफ ये कहना है कि 2024 में राहुल गांधी जी ऐसा महसूस करते हैं कि 350 सीटों से कम तो कांग्रेस नहीं लड़ेगी क्योंकि वो नेशनल पार्टी है, लेकिन इस बीच प्रियंका पासवान जी का कहना है चुनाव से पहले का स्टेटमेंट है, अब कांग्रेस का कॉन्फिडेंस शायद थोड़ा लो है, तो हो सकता है कि लो की बात नहीं है। देखिए ये लो की बात कहीं नहीं है। अगर कहीं भी उन्हें लगता है कि अगर विधानसभा में हम थोड़े से भी कम हुए हैं और सबको लेके चलना है तो इसी तरह लेके चलना पड़ेगा। हमारे सारे इंडी गठबंधन उसमें उनका एक मत हो। ठीक है मैम, आपके पास आऊंगी वापस। बोलिए राघवेंद्र जी। सागर जी, भी बहन प्रियंका पासवान बड़ा भाई जो सब यूज कर रही है, ये तो गठबंधन धर्म निभाई कहां। एक तरफ अखिलेश यादव जी के नेताओं को मध्य प्रदेश में ये आश्वासन मिला कि आप देर रात तक जगते रहिए, हम आपको सीट शेयरिंग करेंगे। वहां गठबंधन धर्म तो निभाया नहीं आपने, और आप वही के गठबंधन दल के लोग जाके आपको हराए। जो आप कह रही है ना 2% वोट शेयर, ये आपके लोग ही वोट काटे। 70 सीट पर अखिलेश यादव लड़े। आप देखिए, आप लोग इसी चीज में खुश क्यों नहीं रहते कि आप लोग जीत गए। हम लोग का आकलन करने का हम लोग कर लेंगे। आप लोग खुश रहिए और आप लोग को लोकसभा और आप लोग को लोकसभा आप लोग शाहनामा कभी जाएंगे तो नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आकलन करने की जरूरत नहीं है। आपको म्यूट करना पड़ेगा। सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए भी। जिन राज्यों में सरकार आपकी है उन राज्यों में आप बड़ा भाई तो बनना ही नहीं, छोटे भाइयों को आपने सीट शेयरिंग की नहीं, तो जिन राज्यों में छोटे भाइयों की सरकार है वहां कैसे आपको लोकसभा का सीट मिलेगा। उत्तर प्रदेश 80 सीट है, 65 सीट पर समाजवादी पार्टी घोषणा कर चुकी है। महाराष्ट्र में 48 सीट है, वहां कांग्रेस का समीकरण शून्य है। बिहार में 40 सीट है, आप वहां शून्य है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी का सरकार है, वहां आप शून्य है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां आप शून्य है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां आप शून्य है। जिन राज्यों में आपकी सरकार थी वहां तो आप बड़ा भाई का धर्म निभा ही नहीं। और दूसरे राघवेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। आशीष जी, जब ये 5 राज्यों में चुनाव हुआ सर, तो शायद उनको आईना है। जी राघवेंद्र जी, आपके पास वापस आऊंगे। आशीष जी, जब 5 राज्यों के अंदर चुनाव हुआ तो शायद आप तेलंगाना को भूल गए सर, और इससे पहले कर्नाटक की हार को भूल गए। दक्षिण में आप कहीं भी नहीं है। मैं थोड़ा सा राघवेंद्र जी की बात को ही एक्सटेंड करता हुआ थोड़ा सा आपके दर्शकों को मैं डाटा के रूबरू करवाऊंगा, और हमारी जो लर्नेड फ्रेंड प्रियंका जी हैं उनको भी थोड़ा सा आईना दिखाने का प्रयास करूंगा कि जब हम बात कर रहे हैं 2024 के इलेक्शन की, जहां पे 543 सीट्स के ऊपर इलेक्शन होना है, तो इनको 2019 का डाटा पता होना चाहिए। 303 सीट पे इकलौती बीजेपी जीती थी, मैं एनडीए की बात नहीं कर रहा। वहीं पे कांग्रेस जीती थी मात्र 52 सीट्स पे। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं वो आपको समझना पड़ेगा, इसलिए कि टोटल हमारे देश में 6 नेशनल पार्टीज हैं, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, सीपीआईएम और अपना आप और एनपीपी। अभी ये 6 नेशनल पार्टीज जो हैं, ये 6 नेशनल पार्टीज की टोटल सीटें आई 364 सिर्फ 6 पार्टीज ने, और बाकी की जो 32 रीजनल पार्टीज हैं उनकी मिला के आई 179 सीट्स। तो जो 6 नेशनल पार्टीज हैं उसमें बीजेपी की इकलौती 303 सीट थी, कांग्रेस के पास 52 सीट्स थी, बीएसपी के पास 9 थी, आपके पास 1 थी। मतलब ये एक स्टैटिस्टिक्स है जो पता होने चाहिए आज की डेट में सभी पार्टीज को कि वो कहां खड़े हैं। दूसरी बात, जब हम इससे और एक कदम आगे जाते हैं ना, तो पलक जी ये भी पता होना चाहिए आपके दर्शकों को कि जो 303 सीटें बीजेपी जीती थी उसमें से 224 सीटें 224 ऐसी थी जो 50% से ज्यादा वोट शेयर मार्जिन से जीती थी। इकलौती बीजेपी 224 पे 50% से ज्यादा। कॉन्फिडेंट है, बहुत अच्छी बात है। कॉन्फिडेंट है आशीष जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त दक्षिण में जहां स्थिति कमजोर है, बिहार में भी ग्राफ बदल चुका है सर, और बिहार के साथ साथ महाराष्ट्र में भी ग्राफ बदल चुका है सर। अगर आपको 2019 याद हो। सिर्फ 10 सेकंड और दीजिए, मैं अभी कांग्रेस के बिग ब्रदर वाले रोल को धराशायी करने का प्रयास कर रहा हूं। इन 303 में से 106 सीटें ऐसी थी
जो कि 7 स्टेट्स में फैली हुई हैं, 106, जहां पे डायरेक्ट कंटेस्ट बीजेपी और कांग्रेस का था, और जो तीसरी पार्टी है उसके 5% वोट शेयर भी नहीं था। ऐसे में अगर कांग्रेस 450 की बजाय लड़ेगी ही 200 पे, तो वो क्या करेगी, कितना करेगी, ये खुद सबकी समझ में आने वाली बात है। और इसके आपने उजागर कर दिया कांग्रेस को, लेकिन सर अब बीजेपी की बात करते हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स 124 नहीं सर, मैं चाहती हूँ आप समय लीजिए, लेकिन बीजेपी की स्थिति पर भी बात करिए सर। आपके दक्षिण में, महाराष्ट्र में, बिहार में क्या रणनीति है? यूपी में जी मैं बता रहा हूं ना, यूपी में क्या कांग्रेस इस समय समाजवादी पार्टी के साथ कोalition में रह सकती है? वेस्ट बंगाल में कांग्रेस टीएमसी के साथ कोalition में रह सकती है? ओडिशा में कांग्रेस क्या बीजेपी के साथ फाइट करेगी? दिल्ली में क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस को देगी? कर्नाटका में क्या जेडीएस देगी? तेलंगाना में बीआरएस देगी? यानी इनके साथ साउथ की भी बात कर लीजिए ना भाई, साउथ की भी बात कर आपने उजागर कर दिया, आपने पूरी रिसर्च करी सर, आपने पूरी रिसर्च करी कांग्रेस पर, लेकिन शायद बीजेपी के ऊपर आपने रिसर्च नहीं करी सर। क्योंकि जब मैं बीजेपी की बात कर रही हूं, आप महाराष्ट्र भूल जाते हैं, आप दक्षिण भारत भूल जाते हैं, आप बिहार भूल जाते हैं, जहां पर शायद इस वक्त स्थिति जो है काफी चिंताजनक और गंभीर बीजेपी के लिए बनी हुई है। बिल्कुल चिंताजनक और गंभीर नहीं है। इसलिए चिंताजनक और गंभीर नहीं है क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको कि ये जनता के मन में एक क्लियर धारणा बनी हुई है कि भाई विधानसभा इलेक्शन में तो चलो देखेंगे किस पार्टी को देना है, लेकिन लोकसभा इलेक्शन में तो सबके मन में 100% क्लियर है, आएगा तो मोदी ही। देवेंद्र, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है राघवेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस है? देखिए पलक जी, जीत के बाद कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। अगर 2 राज्यों में सरकार पान प्रियंका का भी बन गया रहता तो इनसे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहती। और जो बड़े भाई का शब्द यूज कर रही है ना, वो मुझे लगता है कि देश के जितनी रीजनल पार्टियां हैं सब मान लेती कांग्रेस को बड़ा भाई और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सपना रह गया। जिन राज्यों में जिस पार्टी की सरकार है वहां कांग्रेस को घुसने नहीं देगी। और उत्तर प्रदेश जो विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से जो सबसे बड़ी पार्टी है, वहां राहुल गांधी जी जाते नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा आप देख लीजिए कितना किलोमीटर उत्तर प्रदेश में हुआ, या इनके जो सरकार रहे 10 साल केंद्र में, उन 10 सालों का कार्यकाल देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में हमेशा सौतेला व्यवहार किया गया। इनके पास उत्तर प्रदेश में कोई प्रत्याशी नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, केवल एक प्रदेश अध्यक्ष बना दिए। वो भी प्रदेश अध्यक्ष पुराना बैकग्राउंड देखेंगे तो आरएसएस से है। तो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस के पास क्या लगता है सपा 80 सीटों से कम कांग्रेस के साथ 2024 में मानेगी? आवाज नहीं सुना मैं आपका पलक जी। जी राघवेंद्र जी, क्या समाजवादी पार्टी 80 सीटों से कम कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में मानेगी? जी, अगर आप मध्य प्रदेश में बेइज्जत कर दी है समाजवादी पार्टी को, जो समाजवादी पार्टी इंडिया के सबसे बड़े राजनीतिक पक्ष की पार्टी है, वो आपको अपने यहाँ पानी पिलाएगी, आपको सीट देगी, ऐसा सोच कैसे सकता है समाजवादी पार्टी? आपके मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री कहते हैं कौन है? अखिलेश और वही अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के लोग कांग्रेस का बयान भी अभी तक आप अटके हुए हैं। और विधानसभा के इलेक्शन के बाद में जो अखिलेश जी ने बोला वो आप ठीक है प्रियंका जी, इसके बाद मैं आपके पास से आ रही हूँ। मैम बोलिए, राघवेंद्र जी। समाजवादी पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि वो कांग्रेस को सीट शेयरिंग उत्तर प्रदेश में करे। समाजवादी पार्टी जब गठबंधन की है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के साथ पहला गठबंधन हो रहा है। ठीक है, 2017 में प्रियंका पासवान जी देखिए, इस वक्त स्थिति कांग्रेस की ये है कि हम कौन, हम खामखा, लेकिन एटीट्यूड कांग्रेस का इस वक्त ये है हम कौन, फन्ने खा। देखिए, अब मैं अगर आप लोग की तरफ से मैंने यही सुना कि आप लोगों ने बोला 200 सीट भी नहीं देगी या 200 सीट ही देगी, तो मैंने यही बोला कि अगर इतने पे भी करते हैं तो बाकी आपके बोलने से क्या होता है? जब राहुल गांधी कह रहे 350 सीटों से नीचे हम लड़ेंगे नहीं, और राहुल गांधी की बात देखिए, अभी हमारी बैठक होने वाली है, अभी हमारी बैठक नहीं हुई है विधानसभा के इलेक्शन के बाद में। तो आप लोग जो भी एग्जम्पशन करें वो करें, लेकिन जब तक सामने से मेरे पास में कोई डेटा नहीं आ जाता तो मैं इस चीज पे कुछ नहीं बोलूंगी। और विधानसभा इलेक्शन के बाद में भी ये जो बोल रहे हैं वो
ठीक है, अखिलेश जी ठीक है। प्रियंका पासवान जी, मैं आपसे, ठीक है, आपके पास अभी जानकारी नहीं है कि सीट शेयरिंग कैसे होगी। सहमत, मैं इस बात से सहमत हूं कि अभी आपने अपनी अलायंस में ये डिस्कशन नहीं किया, ये मुद्दा भी उठकर ही नहीं आया सामने। मैं आपसे सिर्फ 5 मुद्दे सुनना चाहती हूं। 2024 के लिए कांग्रेस के पास मुद्दा क्या है? क्योंकि जातीय जनगणना का राग जो लापते हुए नजर आई कांग्रेस पार्टी, उसमें तो आप फेल साबित हुए। ओबीसी कैटेगरी ने बीजेपी को ही वोट दिया, तो अब आपके पास 24 के लिए मुद्दा क्या है? देखिए, ये जातीय जनगणना का जो मुद्दा है, ये अखिलेश का भी मुद्दा है, ये बिहार का भी मुद्दा है और ये जनता का भी मुद्दा है। इसमें कोई फेलियर नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं, फेलियर बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और कौन यहाँ पे मैं अभी आपको महिलाओं को अगर 33% मिला है, महिलाओं को अगर 33% मिला है और वहां पे पास हुआ है, तो क्या अगर मिल गया और अगर उनको नहीं मिलता तो महिलाएं ये कहती कि हमें नहीं चाहिए? अरे मैडम, आप तो महिलाओं पर आ गई। मैम, मैं महिलाओं पर जा ही नहीं रही। मैम, मैं ओबीसी की बात कर रही हूँ। 1931 की जातीय जनगणना के अनुसार 52% आबादी देश की जो है वो ओबीसी की है। अगर 3 राज्यों को ही मैं अगर उठा रही हूँ तो तीनों राज्यों के अंदर बीजेपी को ओबीसी ने ज्यादा वोट दिए, और आप जातीय जनगणना का मुद्दा उठाते हुए नजर आई। तो मैम, ये आपके लिए आईना है ना, ये आईना दिखाया आपको उस वर्ग में कि हमें जातीय जनगणना नहीं चाहिए। इस मुद्दे पर भी तो अखिलेश भी साथ है और बिहार में भी साथ है। और हमारा INDIA गठबंधन से ही सवाल पूछ रही हूँ, आप सोच लीजिए कि आपका ये मुद्दा, सो कॉल्ड जातीय जनगणना का मुद्दा, फेल साबित हुआ है। ये आपका मुद्दा है, जनता का मुद्दा नहीं है, ओबीसी का मुद्दा नहीं है। ये हमारा, मैं प्रूव करूंगा क्यों फेल हुआ। किसके लिए काम कर रहे हैं? आखिर हम लोग जनता की तो बात कर रहे हैं। और जहां तक बोल रहे हैं कांग्रेस चली गई, कांग्रेस फेल हो गई, ये हो गई, मैं फिर बोल रही हूँ कि वो जो परसेंटेज आप देखिए वहां पे हम लोग उतने परसेंटेज पे नहीं है। और मैं ठीक है, हम लोग बैठ करके अपना इसके साथ में और भी एक्सटेंशन करना पड़ेगा कि और भी चीजों को कैसे अच्छा करे, कैसे सही करे, किस दिशा में हम आगे बढ़े। डॉक्टर आशीष बीजेपी की जातीय जनगणना को लेकर 2024 में क्या नीति है? क्योंकि जातीय जनगणना के ऊपर कांग्रेस निरंतर सवाल उठा रही है कि जातीय जनगणना उठाइए, ज्यादा से ज्यादा 2011 के अंदर जो एससी और ओबीसी का आंकड़ा आपके पास है, जो उस वक्त कांग्रेस ने इकट्ठा किया था, वही पेश कर दीजिए। पलक जी, आपके दर्शकों को ये जानने का हक है कि किस तरह से कांग्रेस के हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। मैं अभी वो प्रूव कर देता हूं। जी सर। लास्ट सेंसस जनगणना का 1931 में रिलीज हुआ था। उसके बाद जब नेहरू जी हमारे पहले प्रधानमंत्री बने, तो आपको पता है कि 1951 में उन्होंने कास्ट नाम का कॉलम ही हटा दिया। खुद नेहरू जी ने कास्ट कॉलम हटाया। अगर वो जातीय जनगणना के हक में होते तो वो ऐसा क्यों करते? 1980 से 1984 के बीच में इंदिरा गांधी डेड अगेंस्ट थी मंडल आयोग के। 1983 में इंदिरा गांधी ने अपनी स्पीच में कहा, आई डोंट बिलीव इन जातिवाद एक्सेट्रा। ये सिर्फ लोगों को बहकाने का एक तरीका है। 6 सितंबर 1990 राजीव गांधी ने कहा, जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। इंदिरा गांधी का वो नारा हम सबको याद है, न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। क्या मतलब है इस नारे का? आप खुद समझिएगा कि जब ये जाति जनगणना की बात करते हैं तो ये कितने बड़ी विडंबना है कि मोदी जी के पास आज 37% ओबीसी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 11 मिनिस्टर हमारे दलित हैं, 8 मिनिस्टर हमारे आदिवासी हैं। टोटल एनडीए के पास 82 ओबीसी एमपी हैं, जबकि कांग्रेस के टोटल एमपी ही 52 हैं। इसके अलावा जिन लोगों को नहीं पता वो भी बता दूं कि कास्ट पॉलिटिक्स बैड है कंट्री के लिए। ये किसने कहा था? ये खुद कास्ट पॉलिटिक्स के ऊपर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा हुआ है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, आपने अपना कीमती समय दिया। प्रियंका पासवान जी बहुत शुक्रिया, राघवेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 2024 इससे पहले एक सेमीफाइनल हुआ 2023 में, जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया गया, इस बीच भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठाया गया, लेकिन इस बीच शायद जनता ने ये मुद्दे नहीं चुने हैं। तो कांग्रेस पार्टी के लिए आत्मचिंतन करने का मौका है कि 2024 के मुद्दे आखिर होंगे क्या। विस्तार से आज इसी मुद्दे पर करी चर्चा। फिलहाल की चर्चा में इतना ही। देखते रहिए JK24/7।